हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके। आई होप आपको ये स्टोरी भी पसंद आएगी। और गाइस, आपको पता है ना आपको क्या करना है। हाँ गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट करके भी बताइए कि स्टोरी आपको कैसे लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू स्टोरी, वन हार्ट ऑफ सेवन ब्रदर्स। गाइस, मैंने इस स्टोरी का टाइटल ये क्यों रखा है ये आपको इस स्टोरी में पता चलेगा, तो आप इस स्टोरी को एंजॉय करिए। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है लंदन की नंबर 1 फैमिली, जियान फैमिली, जिसमें बेहद हैंडसम एंड बिलियनियर 7 CEO रहते हैं। वो हर काम को ईमानदारी से करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या फिर किसी से दुश्मनी। उसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं करते। वैसा देखा जाए तो जितने ये हैंडसम है उतने ही खतरनाक भी, क्योंकि इन सातों भाइयों की केवल एक कमजोरी है, और वो है हमारा क्यूट हैंडसम या ब्यूटीफुल ओमेगा बीइंग, जिसे बचपन से ही इन सातों भाइयों ने कभी ज़मीन पर पैर नहीं रखने दिया, क्योंकि इन सातों भाइयों ने अपने ओमेगा ब्रदर को बहुत ही नाजुक तरीके से पाला है। तो चलिए पहले मैं आप सबको विंग के 7 ब्रदर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो पहला जियान फैमिली का बड़ा बेटा जियांसू, जो डायमंड का किंग है और डायमंड मार्केट का CEO है। दूसरा ब्रदर जियांग जिंग, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का किंग है। तीसरा ब्रदर जियांग ली, जो शेयर मार्केट का किंग है। चौथा जीतोंग, जो कि एक आर्किटेक्ट कंपनी का किंग है। पांचवा ब्रदर जियांग यूरू, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का CEO है। छठा और सातवां ब्रदर जियांग बिंग और जियांग चेन, जो दोनों भाई बड़े बड़े मॉल, स्कूल, कॉलेज के CEO है। ये सातों ब्रदर्स अपने छोटे ओमेगा ब्रदर बिंग को बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। मगर हमारा बिंग इन सब से अलग है। वो ये लग्जरी लाइफस्टाइल जी के बोर हो चुका था। वो अपनी छोटी सी लाइफ बिना अपने ब्रदर्स के सपोर्ट से जीना चाहता था, क्योंकि ये लग्जरी लाइफ से तो वो बहुत परेशान हो चुका था। और इस समय वो 17 साल का एक ओमेगा है, जिसे बाहर जाने की कोई आज़ादी नहीं है, क्योंकि उसके ब्रदर्स नहीं चाहते हैं कि कोई भी अल्फ़ा या बीटा उसके भाई को गंदी नज़र से देखे या पास भी आए। अगर कोई गलती से पास आ जाए तो अगले दिन उसकी खबर लंदन की न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती थी। इसलिए सभी स्टूडेंट विंग के भाइयों से डरते थे। इसलिए आज तक विंग का एक भी फ्रेंड नहीं था। उसे ये चीज़ देखकर अपने आप पर गुस्सा आता था, क्योंकि अगर उसे शॉपिंग करनी है तो वो अकेले नहीं बल्कि अपने सातों भाइयों के साथ जाता था। अगर उसे मूवी देखना होता तो पूरा थिएटर उसके लिए और उसके भाइयों के लिए होता। बाकी नॉर्मल इंसान तो उस हॉल में आ भी नहीं सकता था। उसे बीच वगैरह घूमना होता था तो सातों भाई उसके साथ होते थे, जो देखकर विंग बहुत गुस्सा होता था, क्योंकि उसकी लाइफ में प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं थी। वो अकेले कहीं भी नहीं जा सकता था। इसलिए अब विंग काफ़ी थक गया था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता था, मगर उसके सातों भाइयों के होते हुए ये नहीं हो सकता था। इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता था, दुनिया के किसी भी कोने में, मगर उसके भाइयों के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं था। इसलिए वो बिना अपने भाइयों को बताए यहाँ से भागना चाहता था, मगर गॉड को वो भी मंजूर नहीं था। उसके सातों भाई उसे कॉलेज ड्रॉप करने के बाद ही अपने वर्क पर जाते थे, और शाम को जब छुट्टी होती थी तब भी उसके सातों भाई गेट पर खड़े रहते थे, और दिन भर उसके गार्ड कॉलेज में विंग पर नज़र रखते थे। इसलिए कॉलेज में भी वो खुलकर नहीं जी पाता था। अब एक दिन कॉलेज में सर कुछ बच्चों को दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए फॉर्म दे रहे थे। जब ये चीज़ विंग को पता चलती है तो वो भी अपने टीचर के पास चला जाता है, जहाँ टीचर विंग से कहते हैं कि उन्हें पहले उनके भाइयों को पूछना पड़ेगा। विंग को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो टीचर से कहते हैं, सर आपको पता है ना मैं कौन हूँ। सर कहते हैं, हाँ पता है, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। विंग अपने सर को ब्लैकमेल करता है कि अगर आपने मुझे फॉर्म नहीं दिया तो मैं गार्ड से कह दूंगा कि आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। फिर आप सोच सकते हो कि गार्ड आपका क्या हाल करेंगे। इसलिए सॉरी सर, पर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो आप मुझे भी फॉर्म दीजिए। ये सुनकर तो टीचर घबरा जाता है और विंग को फॉर्म दे देता है। विंग भी वो फॉर्म फिल करता है और टीचर को दे देता है, और टीचर से कहता है, सर इस बारे में अगर किसी को भी पता चला तो आप अपनी हालत के बारे में पहले सोच लेना।
इतना कहकर वो वहाँ से बाहर आता है और जाकर अपनी क्लास अटेंड करता है। अब सभी भाई और विंग जियान मैंशन में बैठे थे और डिनर कर रहे थे, जहाँ बड़ा भाई विंग से कहता है, विंग 1 हफ्ते बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, इसलिए बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। विंग मन में सोचता है और कहता है, गगा मैं तो थोड़ी सी आज़ादी चाहता हूँ, मेरा भी मन करता है मेरे फ्रेंड हो, मैं उनके साथ मस्ती करूँ, उनके घर जाकर पढ़ाई करूँ, मगर हाय रे मेरी किस्मत में ये सब कहाँ। तभी जियान चैन कहता है, विंग क्या सोच रहे हो, बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। विंग बेमन से कहता है, गगा आप लोगों को जो पसंद है वो ही मुझे भी पसंद है। इस बात पर सभी लोग कहते हैं, हमारा भाई हमारी हर बात मानता है, वो दूसरों की तरह नहीं है जो अपने भाइयों को दुख दे। अब सभी लोग डिनर करते हैं और फिर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर विंग के दिमाग में तो बस यही आ रहा था कि बस किसी तरह उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और वो यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जा सके। अब 1 हफ्ते बाद विंग का बर्थडे था, सभी भाई उसे विश करते हैं। उसके बाद वो सभी भाई अपने मॉम डैड की ग्रेव पर जाते हैं, वहाँ अपने मॉम डैड से मिलते हैं। विंग अपने भाइयों से कहता है, गगा मुझे कुछ देर मॉम डैड से अकेले में बात करना है, इसलिए उसके भाई उसे थोड़ा टाइम दे देते हैं। जहाँ विंग अपनी मॉम और डैड से कहता है कि मॉम डैड मैं जानता हूँ मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होने देते, मगर मैं क्या करूँ मॉम, अब भाइयों का प्यार बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ जहाँ मेरे फ्रेंड हो, मैं उनके साथ घूमना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मगर गगा मुझे वो सब नहीं करने देते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुझे कहीं नहीं ले जाते हैं, मगर सब भाई साथ आते हैं, उन्होंने मुझे अपनी दुनिया बना रखा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी दुनिया नहीं बनूँ बल्कि रहूँ, वो अपनी दुनिया किसी और को बनाए, मगर ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी खातिर खुद की ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर रहे। सू गगा 40 इयर्स के हो गए हैं, मगर अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, यहाँ तक कि जिन गगा, ली गगा, जितोंग, जियान यूरो और जियान चेन ये सभी लड़कियों के नाम से दूर भागते हैं। कोई भी मेरे लिए अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहता है। अब मैं क्या करूँ मॉम, कैसे इन लोगों को समझाऊँ कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए मेरी चिंता छोड़कर खुद पर ध्यान दे। इसलिए मॉम डैड मैंने एक फ़ैसला किया है कि मैं गगा को बिना बताए दूसरी सिटी चला जाऊँगा, प्लीज़ आप बताइए क्या ये मेरा फ़ैसला सही है। तभी चैन कहता है, विंग जल्दी आओ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या। विंग कहता है, हाँ गगा अभी आया। इतना कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब विंग अपने स्कूल पहुँचता है, जहाँ उसके सभी भाई उसको ड्रॉप करते हैं, उसके फोरहेड पर किस करते हैं और उसे दोबारा बर्थडे विश करते हैं, और फिर वो भी अपने अपने ऑफिस निकल जाते हैं। इधर स्कूल पहुँचने के बाद विंग सीधा अपने टीचर के पास जाता है, जहाँ वो अपने टीचर से कहता है कि क्या किसी कॉलेज ने मुझे बुलाया है। टीचर कहता है, हाँ बुलाया है, तुम्हें अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। विंग ये सुनकर बहुत हैप्पी था, मगर कुछ ही पल बाद उसके फेस पर सैडनेस आ जाती है, क्योंकि उसने अपने भाइयों से इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसे बुरा तो लग रहा था, पर वो सोचता है मुझे एक सिंपल लाइफ जीनी है, इसलिए इतना करना तो बनता है। और विंग आज बैग में अपने किताबों की जगह 2 जोड़ी कपड़े और पैसे और पासपोर्ट लेकर आया था, जिस बारे में उसके गगा को कुछ भी पता नहीं था। आज क्लास में बैठकर विंग यही सोच रहा था कि वो कैसे यहाँ से जाए, क्योंकि गार्ड तो वहीं बाहर खड़े थे। मगर तभी अचानक स्कूल में फायर अलार्म बजने लगता है। सभी लोग वहाँ से भागने लगे, क्योंकि जिस क्लास में विंग बैठा था उसके बगल वाले क्लास में एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। आग इतनी जल्दी बढ़ रही थी कि उसने पलक झपकते ही 2-3 क्लासरूम को अपनी चपेट में ले लिया था। बच्चों की दौड़ने के चक्कर में विंग के गार्ड को भी मौका नहीं मिल पाता कि वो अंदर आकर विंग को प्रोटेक्ट कर पाए। विंग ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो अपने गार्ड को चकमा देकर वहाँ से सीधा एयरपोर्ट पहुँच गया। एयरपोर्ट पहुँचते विंग के पास वो अमेरिका के कॉलेज का एडमिशन फॉर्म था। विंग उस फॉर्म को पढ़ता है और सोचता है, गगा इस फॉर्म के ज़रिए पता लगा सकते हैं कि मैं अमेरिका में हूँ, इसलिए वो वहाँ भी आ सकते हैं और फिर मुझे लेके वापस लंदन आ जाएंगे। इसलिए वो एयरपोर्ट में रहकर सोचता है कि मुझे अमेरिका के बजाय किसी और कंट्री में जाना चाहिए। इसलिए वो वहाँ पता करता है कि
पहली फ़्लाइट किस कंट्री की है। जब विंग को पता चलता है कि पहली इस समय जो फ़्लाइट है वो चाइना की है, इसलिए वो फटाफट चाइना के लिए फ़्लाइट की टिकट खरीदता है और चाइना के लिए निकल जाता है। इधर लंदन में जैसे ही मीडिया के जरिए सभी ब्रदर्स को पता चलता है कि जिस कॉलेज में विंग पढ़ता था उस कॉलेज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है और काफ़ी सारे बच्चे अभी भी अंदर बिल्डिंग में फंसे हैं। जैसे ही ये न्यूज़ विंग के भाई सुनते हैं वो फटाफट आपस में एक दूसरे को कॉल करते हैं और कुछ देर बाद सभी भाई उस कॉलेज के बाहर पहुंचते हैं, जहां सभी भाई लंदन के पुलिस वालों से लेकर एनएसजी कमांडो तक सबको विंग को सही सलामत बाहर निकालने में लगा देते हैं। एनएसजी कमांडो भी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं बच्चों को सही सलामत बाहर निकालने में, मगर फिर भी न चाहते हुए 150-200 बच्चे उस आग की चपेट में आ जाते हैं और झुलसकर उनकी डेथ हो जाती है। कुछ बच्चे तो पहचानने में भी नहीं आ रहे थे कि कौन है। जहां ये देखकर सभी भाई काफ़ी परेशान थे। वो लोग आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रे कर रहे थे कि उनका भाई, उनका विंग ठीक हो। इधर विंग चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका था। वो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आता है वो एक हैवी ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है, फाइनली अब मैं आज़ाद हूँ। मगर उसे एहसास नहीं था कि उसके भाइयों की क्या हालत है। वो सोचता है अब तो गगा को पता चल गया होगा कि लंदन में नहीं हूँ। अब तक तो उन्होंने अपने सारे गार्ड, सारे कनेक्शन सब इस्तेमाल कर लिए होंगे मुझे ढूंढने के लिए, मगर विंग को नहीं पता था कि इधर लंदन में उसके कॉलेज की और उसके भाइयों की क्या हालत है। इधर लंदन में बहुत सारे पेरेंट्स रो रहे थे क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी बॉडी उनके बच्चों की है। ठीक यही हाल विंग के भाइयों की थी। वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका भाई, उनका विंग कौन है। अब जैसे तैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को पहचानते हैं और कुछ बच्चे अभी भी आग में जलकर पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। यहाँ तक कि वहाँ क्लासरूम में उनके कंकाल के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए सभी अपनी मुमकिन कोशिश कर रहे थे अपने बच्चों को पहचाने। इधर सुबह से शाम हो जाती है मगर विंग के सातों भाई अभी भी वहीं खड़े थे। उन्हें ये लगता था कि अभी विंग आएगा और कहेगा, गग्गा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप सब लोग एक साथ मुझे लेने मत आया करो। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं अकेले घर आ सकता हूँ। उसके सभी भाइयों को ये सब याद आ रहा था और अब उन सभी भाइयों को वहाँ खड़े खड़े 9 बज चुके थे। तभी चैन सब भाइयों से कहता है, गग्गा कहीं विंग घर तो नहीं चला गया। हो सकता है हमारे आने से पहले ही वो यहाँ से घर चला गया हो। वैसे भी आज उसका बर्थडे है, इसलिए हम सबको घर चलना चाहिए। सभी ब्रदर्स कहते हैं, हाँ हमने तो ये सोचा ही नहीं। और वो सब लोग वहाँ से घर आते हैं जहाँ सभी भाई घर में विंग विंग चिल्लाते हैं, सभी जगह ढूंढते हैं मगर उन्हें नहीं मिलता। अब सभी भाई एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे को हक करके रोने लगे। अब पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। जियान मेंशन में चारों तरफ सन्नाटा था। सभी भाई इतने दिनों से अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकले। इधर विंग मस्त से चाइना में एक होटल में आराम कर रहा था। बस वो सुबह घूमने निकल जाता और शाम को होटल में स्टे करता। अब धीरे धीरे विंग के पैसे ख़त्म हो गए थे क्योंकि वो घर से तो कुछ भी नहीं लाया था। इसलिए चाइना आकर वो लग्जरी होटल में स्टे करता, अपने लिए एक्सपेंसिव शॉपिंग करता और नाइट में महंगे महंगे क्लब में जाता। मगर 1 हफ्ते में उसने लग्जरी तरीके से और अकेले अपनी लाइफ को एंजॉय किया और अब उसके बहुत सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। उसके पास कुछ ही पैसे थे। अब विंग कहता है, अब मेरे पास पूरे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, बस अब मेरी सीधी और सिंपल लाइफ की जर्नी स्टार्ट। इतना कहते ही वो बाकी बचे हुए पैसे से अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट बाय करता है और सोचता है कल से मैं इसमें शिफ्ट हो जाऊंगा और अब अपनी आगे की ज़िंदगी एंजॉय करूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकलता है और सीधे उसी होटल में पहुँचता है। वहाँ वो रूम में ही डिनर मंगवाता है और जैसे ही खाने वाला था तभी सोचता है कि क्या मेरे भाइयों ने खाना खाया होगा, वो तो मेरे बिना कभी भी खाना नहीं खाते हैं। विंग आज ही सोच के वो भी डिनर नहीं करता और भूखा ही सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग विंग होटल से चेकआउट करता है और सीधे अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वहां वो अपना सारा सामान सही से रखता है और अब मॉर्निंग के 11 बज चुके थे। विंग ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए
उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए वो अपने लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है और खाना खाकर फिर अपना काम करता है। अब घर को साफ करके ठीक ठाक करके करते करते विंग काफ़ी थक जाता है और वो सोफे पर बैठ जाता है। सोफे पर बैठे बैठे कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब करीब रात के 10 बजे विंग की आँख खुलती है। वो टाइम देखता है तो रात के 10 बज चुके थे। वो उठता है, फ्रेश होता है और अच्छे से अपने आप को क्लीन करता है और सोचता है अब मैं बाहर जाकर कुछ खा कर आता हूँ। पर जब वो दोबारा टाइम देखता है तो रात के 11 बज चुके थे। विंग सोचता है इस वक्त घर से बाहर जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मुझे यहाँ आए हुए 1 ही हफ्ता हो रहा है। मैं अभी भी अच्छे से यहाँ के लोगों को, यहाँ के माहौल को नहीं जानता। पर अब मैं क्या करूँ, मुझे भूख भी लग रही है और उसे खाना बनाना भी नहीं आता था। मगर अब वो भूखा तो नहीं रह सकता था, इसलिए वो फ्रिज खोलकर देखता है जिसमें केवल दूध, ब्रेड और अंडे रखे हुए थे। वो एक अंडा उठाता है और सोचता है इसे कैसे बनाते हैं। काफ़ी देर अंडे को देखने के बाद सोचता है कभी किचन में गया होता तो पता चलता ना कि खाना कैसे बनाते हैं। मगर अब क्या करूँ, किसे पूछूं कि अंडा कैसे बनाते हैं। तभी उसे याद आता है कि आजकल नेट पर सब कुछ मिल जाता है। अब विंग अपना फ़ोन निकालता है तो देखता है उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ हो रखा है। जब वो उसने 11 बजे खाना ऑर्डर किया था उस समय वो अपने मोबाइल में गाने भी सुन रहा था, जिस वजह से अब वो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मगर उसका चार्जर भी उसने कहाँ रखा था उसे याद नहीं है। अब पहले तो वो अपना चार्जर ढूंढता है, उसके बाद उसे चार्जिंग पर लगाकर अपना फ़ोन लगा देता है। मगर अब उसे और तेज़ भूख लग गई थी, इसलिए खुद ही किचन में जाकर कुक करने लगता है। मगर विंग को तो पता ही नहीं था कि अंडे को ऑयल में फ्राई करते हैं। वो पैन निकालता है और उसमें एक अंडा फोड़कर डालता है, लेकिन बिना ऑयल का वो पैन पर ही चिपक जाता है। विंग जब देखता है कि वो अंडा चिपक गया है, वो उसे पैन से छुड़ाने की कोशिश करता है। मगर विंग को तो ये भी नहीं पता था कि गैस को कैसे ओपन करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर बना रहा था और इंडक्शन गैस भी थोड़ा थोड़ा करके बहुत हीट हो जाता है, जिस वजह से वो पूरा ऑमलेट जल जाता है। अब विंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बंद करता है और पैन को सिंक में डालकर सोचता है ये खाना बनाना कितना मुश्किल है। लगता है आज दूध और ब्रेड से ही काम चलाना होगा। अब वो एक गिलास में दूध निकालता है और ब्रेड खाकर ही अपने बेड पर लेट जाता है। मगर उसे नींद नहीं आती। वो कुछ देर तो मोबाइल चलाता है, मगर मोबाइल चलाकर भी वो बोर हो जाता है, इसलिए वो फ़ोन को दोबारा चार्जर पर लगाकर अपने अपार्टमेंट की बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ से बस कुछ ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। कुछ देर तो वो बालकनी में ही इधर उधर ऊपर नीचे देखता है, वापस अपने कमरे में आ जाता है, मगर उसे नींद नहीं आती। अब ऐसे ही रात के 2 बज चुके थे, मगर विंग अभी भी कमरे में इधर उधर ही कर रहा था। वो सोचता है कि ओ गॉड, मैं 5 बजे क्यों सोया। अब देखो मुझे नींद ही नहीं आ रही है। और सोचता है इस समय में अगर लंदन में होता तो मेरे सारे गग्गम मेरे पास आकर बैठ जाते, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है जो मेरे साथ बैठकर बात कर सके। अब विंग के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया चलता है और वो अपना फ़ोन उठाकर किसी को भी कॉल करके और अपनी आवाज़ बदलकर कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। कुछ लोग तो विंग को पागल समझकर फ़ोन काट देते थे और कुछ लोग विंग के सामने रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ वो हमारे अफेयर के बारे में किसी को नहीं बताए प्लीज़। ऐसे ही विंग रात को कॉल करके सबको परेशान करता है। विंग काफ़ी खुश हो रहा था ऐसे प्रैंक कॉल से, मगर उसे नहीं पता था कि इन सब का क्या परिणाम हो सकता है। वो अलग बात है कि विंग ऐसे ही प्रैंक कॉल लंदन में भी किया करता था, मगर उसके भाई सब कुछ बाहर ही सेटल कर देते थे, इसलिए कभी भी उसे विंग को ये पता नहीं चलता था कि ऐसे प्रैंक कॉल विंग को मुसीबत में डाल सकता है। वो काफ़ी लोगों को परेशान करता है। अब वो टाइम देखता है कि 4 बजने वाले हैं। वो सोचता है एक और प्रैंक कॉल करके फिर अपना फ़ोन रख दूंगा। अब विंग एक नंबर डायल करता है। 2-3 रिंग के बाद उधर से आवाज़ आती है हेलो। इधर से विंग कहता है मुझे पता है कि तुमने एक मर्डर किया है। उधर से आवाज़ आती है तो जो मेरे साथ बुरा करेगा वो मरेगा। विंग जब ये सुनता है तो वो फ़ोन काटकर तुरंत बेड पर फेंकता है और सोचता है ये क्या था, क्या सच में इस पर्सन ने किसी का मर्डर किया है। फिर सोचता है नहीं, ये भी मेरे जैसे ही होगा जो प्रैंक कॉल करके मज़े लेता है।
बीइंग उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। अब उसे नींद आने लगती है तो वो सोचता है